स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओशियन करंट्स एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स। इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओशियन करंट्स क्या है। साधारण भाषा में बताऊं तो बेटा, ओशियन करंट्स का मतलब है कि समुद्री जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर या एक सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट होना ओशियन करंट्स कहलाएंगे। उसके बाद देखिए बेटा, ओशियन करंट्स को हम टेम्परेचर के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, गर्म समुद्री धारा, ठंडी समुद्री धारा। गर्म समुद्री धारा वह होगी जो गर्म क्षेत्र से ठंडे की ओर जाती है, वो कहलाएगी गर्म समुद्री धारा। तो ठंडी समुद्री धारा वह होगी जिसकी उत्पत्ति ठंडे क्षेत्रों से हुई है, पोलर रीजन से हुई है, उसको हमें कोल्ड करंट्स कहेंगे। इसके अलावा जो आपकी करंट है या समुद्री जल का जो मूवमेंट है, उसकी वेलोसिटी, उसका डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के आधार पे एवं उसकी डायरेक्शन के आधार पे हम फर्दर तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपका ड्रिफ्ट हो सकता है, एक करंट हो सकता है और तीसरा आपका स्ट्रीम हो सकता है। देखिए बेटा, ड्रिफ्ट की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है कि प्रचलित पवनों के प्रभाव में समुद्री जल का मूवमेंट होना, आगे की तरफ मूवमेंट होना, तो क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट। दूसरा बेटा, करंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब समुद्री जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करेगा तो क्या कहलाएगा? ओशियन करंट कहलाएगा। तीसरा है ओशियन स्ट्रीम। देखिए बेटा, यहाँ स्ट्रीम और करंट में क्या डिफरेंस है? जब बड़ी मात्रा में लार्ज मास ऑफ ओशनिक वाटर, बड़ी मात्रा में समुद्री जल, मैं ये कहूँ कि एक बड़ी नदी के रूप में बहता है जिसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है, तो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रीम कहलाएगा। बेटा, स्ट्रीम में जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो आपकी ड्रिफ्ट और करंट से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अब हम देखना चाहेंगे कि मीनिंग ऑफ ओशियन करंट्स क्या है। जैसा मैंने पहले बताया कि समुद्री जल का एक भाग से, समुद्री जल का समुद्र के अंदर जल का एक भाग से उसके दूसरे भाग में मूवमेंट होना, सामान्य रूप से मूवमेंट करना, क्या कहलाएगा? ओशियन करंट कहलाएगा। अब हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशियन करंट्स को प्रभावित करेंगे। देखिए बेटा, ओशियन करंट्स को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, रोटेशन। दूसरा बेटा, आपकी प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स, लवणता, तापमान, घनत्व इत्यादि फैक्टर्स हैं जो समुद्री जल की धारा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो बेटा क्या होगा? उससे एक फोर्स जनरेट होगा, एक बल जनरेट होगा, जिसे हम कहेंगे कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। वो क्या करेगा? वो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो भी पवने या विंड, या मैं ये कहूँ जो भी समुद्री धाराएं बहेंगी उत्तरी गोलार्ध में, वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने जिस दिशा में वो बह रही है उस दिशा की बाईं ओर मुड़ जाएंगी, तो ये कहलाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखिए बेटा, यह हम बात करेंगे तापमान में अंतर। सभी को पता है कि जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान कैसा होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो बेटा जिस एरिया में भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक है जबकि पोलर की ओर कैसा है? तापमान कम है। अब देखिए बेटा, तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? वो जल गर्म हो जाएगा, उसका आयतन फैल जाएगा, वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो जल एक्सपेंड करेगा तो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी ओर जहाँ पे टेम्परेचर कम है, जैसे पोलर एरिया, जिस एरिया में टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे क्या होगा बेटा?
वहाँ पे जो वाटर है वो हैवी हो जाता है और वो नीचे बैठता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो वाटर की मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी, जहाँ पे पानी ऊपर उठ रहा है। पानी का लेवल ऊपर कहाँ पे उठ रहा है, जो भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर उठ गया, तो वहाँ से वो लो की ओर, आपके ध्रुवों की ओर मूवमेंट करेगी। तो ये कहलाएगा आपका तापमान में अंतर की वजह से भी समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है, जैसे आपका गल्फ स्ट्रीम की धारा है और क्यूरोसिवा की धारा है। नेक्स्ट है सैलिनिटी डिफरेंस। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि समुद्री जल में जो लवणता है, ठीक बेटा, वो भी समुद्री जल को प्रभावित करती है। कैसे? यदि लवणता अधिक होगी तो आपकी समुद्र का जो घनत्व है वो अधिक हो जाएगा। अब घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा बेटा, जो जो बाहरी जल है जिसका डेंसिटी अधिक है वो नीचे बैठता है। ठीक है, और वो क्षेत्र जहाँ पे सैलिनिटी कम है, लवणता कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वह पानी की डेंसिटी भी कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा, जहाँ पे सैलिनिटी कम है उस कम सैलिनिटी वाले एरिया से पानी किस ओर बहेगा, हाई सैलिनिटी की ओर। और देखिए बेटा, अब इसको बैलेंस करने के लिए भी एक सिस्टम होता है कि जहाँ पे हाई सैलिनिटी थी वहाँ पे क्या होगा, जो समुद्री जल है वो बाहरी हो गया, क्योंकि हाई सैलिनिटी है तो सिंक करेगा, वो डूबेगा, नीचे जाएगा, तो नीचे की ओर भी फिर सब सरफेस करंट चलती है। ठीक है, यदि मैं उदाहरण की बात करूं बेटा, तो देखिए जो अटलांटिक महासागर है उसमें लवणता कम पाई जाती है, किसकी तुलना में, भूमध्य सागर की तुलना में। अब क्या होगा बेटा कि भूमध्य सागर पर लवणता अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, लवणता अधिक है तो घनत्व अधिक होगा। ठीक है, अब जब लवणता अधिक होगी, घनत्व अधिक हो गया, तो वो जो वाटर था वो नीचे सिंक करेगा, और दूसरी ओर जो आपका अटलांटिक महासागर है उसमें लवणता कम है भूमध्य सागर की तुलना में, तो वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो वो आपकी जो करंट चलेगी वो अटलांटिक से भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है लवणता में अंतर। नेक्स्ट है रेनफॉल एंड इवापोरेशन। देखिए बेटा, इसमें भी सिंपल सी बात है कि वो क्षेत्र जहाँ पे रेनफॉल अधिक होती है और इवापोरेशन कम होता है। जैसे बेटा आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है बेटा, बारिश तो अधिक है, बारिश की तुलना में यदि हम बारिश को देखें, बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तुलना में इतना अधिक इवापोरेशन नहीं होता बारिश की तुलना में, तो वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर तो जहाँ पे वाटर लेवल ऊपर चला गया तो वो किस ओर जाएगा, जहाँ पे समुद्री जल का लेवल नीचा है, जो नीचे है उस ओर जाएगा, पानी ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर बहेगा। तो इस तरह इवापोरेशन भी आपके समुद्री जल धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें एक एग्जाम्पल और भी है, जो आपका पोलर एरिया है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, दूसरा वहाँ पे टेम्परेचर भी लो है, इवापोरेशन भी कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वाटर लेवल कैसा हो जाएगा, वहाँ वाटर लेवल हाई हो जाएगा, तो वहाँ से भी फिर भूमध्य रेखा की ओर करंट चलेगी। जैसे आपका वहाँ पे है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, ठीक है, वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है बेटा शेप ऑफ कोस्टलाइन, कि तटों की आकृति कैसी है। देखिए बेटा, जैसे आपकी मैं बात करूँ, यस, जैसे अटलांटिक महासागर में आपकी भूमध्य रेखीय धारा है, या हम इसे कहें विषुवत रेखीय धारा, तो ये जो भूमध्य रेखीय धारा है बेटा, जब ये पहुंचेगी अफ्रीका के कोस्ट से ब्राजील की ओर पहुंचती है, तो ब्राजील के कोस्ट इसमें क्या आ गया, एक रुकावट आ गया। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो ऊपर की ओर निकल गई जो आपका क्या कहलाया, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, और दूसरी धारा बेटा नीचे की ओर आ गई, ब्राजील के तट से नीचे की ओर, तो इसका नाम हो गया ब्राजील धारा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि समुद्री जल के मार्ग में कोई रुकावट आता है तो ये समुद्री जल, ये धाराएं उसी हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है।
देखिए बेटा, लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो समुद्री धाराएं हैं वो एक निश्चित दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन में महासागर के एक भाग से दूसरे भाग में बहती है, फ्लो करती है। इसके फ्लो करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि तापमान में अंतर होना, घनत्व में अंतर होना, सैलिनिटी में अंतर होना, ठीक है, वाष्पीकरण, तटों की आकृति एवं प्रचलित पवने। प्रचलित पवने बेटा कहने का मतलब है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की पवने चल रही हैं। यदि ट्रेड विंड चल रही हैं तो वो ओशन करंट्स को ईस्ट टू वेस्ट ले जाएंगी। यदि वेस्टर्ली किसी एरिया में है, ठीक है, 60 से 65 डिग्री के बीच में, तो वो वेस्टर्लीज उस करंट्स को वेस्ट टू ईस्ट ले जाएगी। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओशियन करंट्स की डायरेक्शन एवं उसकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है बेटा।